FEC मीन्स फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का आज का लेक्चर जो है वो हमारा सुपर रिवीजन रहेगा फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आप सब लोग अपने पास जो हमारे FEC सब्जेक्ट की बुक है वो रखिए और मेरे साथ साथ इस पूरे लेक्चर को ध्यान से समझना है। इसके अंदर मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को क्विकली रिवाइज करवाऊंगा। हर एक टॉपिक आपको डिटेल में समझना है तो उसके साहस स्टडी एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो ऑलरेडी रखे हैं। दिस सेशन विल बी एक्सक्लूसिवली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम के अगले दिनों में आप कैसे कम टाइम में ये पूरे चैप्टर की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ही जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो यहां पर जो कम्युनिकेशन नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो हम फैमिलीज के साथ फ्रेंड्स के साथ करते हैं, तो उसमें कोई स्पेसिफिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव हो ही ऐसा जरूरी नहीं है। वो हम कोई भी पर्पस के ऊपर बातें करने लगते हैं, मतलब हमारे फ्रेंड्स मिले तो कुछ भी इधर उधर की पूरे गांव भर की बातें करते हैं। तो कम्युनिकेशन इज डन टू अचीव एनी ऑब्जेक्टिव। देखो, पहला पॉइंट जो है, टाइटल याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि पर्पस, हेतु। तो जो कम्युनिकेशन है दैट इज डन टू अचीव एनी ऑब्जेक्टिव, whereas business communication is done to achieve some specific business objective। तो पहला ऑब्जेक्टिव, तो कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव एनी ऑब्जेक्टिव, जबकि बिजनेस कम्युनिकेशन इज डन टू अचीव सम स्पेसिफिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव। देन सेकंड इज नेचर। तो कम्युनिकेशन किस नेचर का होता है? तो जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है वो पर्सनल अंगत लेवल का, इंटरपर्सनल या सोशल फंक्शंस हो सकता है, एंड इंफॉर्मेशन यहां पर ट्रांसफॉर्म होती है। जबकि बिजनेस कम्युनिकेशन डील्स विथ बिजनेस रिलेटेड इश्यूज, ये स्पेसिफिकली बिजनेस इश्यू के साथ ही डील करता है, उसी के लिए होता है। जबकि जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है दैट डील्स विथ पर्सनल, इंटरपर्सनल एंड सोशल फंक्शंस एंड सोशल इंफॉर्मेशन। देन थर्ड इज स्कोप। तो जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है वो तो कहीं पर भी कुछ भी आप कर सकते हैं, मतलब वो बहुत वाइड है। द स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी वाइड, जबकि द स्कोप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इज लिमिटेड। लिमिटेड कहां तक भाई? जब हमें कुछ बिजनेस रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड काम की बात करनी है तभी करेंगे, बाकी बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं होगा। हाँ, जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है वो हम हमारे दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ कुछ भी गप्पे मार सकते हैं। तो स्कोप जो है, normal communication has a wide scope whereas business communication has a limited scope up to the organizational objectives। then degree of formality, मतलब कितनी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है? तो जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके अंदर फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेस फॉर्मेलिटी होती है। जबकि बिजनेस कम्युनिकेशन जो होता है वो मोर फॉर्मल होता है, मतलब बिजनेस मीटिंग के लिए जाएंगे, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, ऐसा होगा। बट तुम अपने दोस्त को मिलते हो तो ऐसा करता है, हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम, ऐसा नहीं करते हैं। तो जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है दैट इज लेस फॉर्मल, वेयरएज बिजनेस कम्युनिकेशन इज मोर फॉर्मल। देन फॉर्मेट कैसा है? तो ऑब्वियस है कि फॉर्मल कम होगा तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी प्रॉपर फॉर्मल नहीं होगा, तो इट इज लेस ऑर्गेनाइज्ड एंड डायरेक्ट। इट डज नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक फॉर्मेट, जिसके साथ हमको जिस तरह से बात करनी होगी उस तरह से करेंगे। मतलब हमारे जो रिलेटिव्स है तो उनके साथ हमारी मर्जी के हिसाब से बात करेंगे, अगर हमारे फ्रेंड्स है तो उनके साथ श्लोकों से बात करनी है, संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक सुनाने हैं उसको भर भर के, तो उसकी तरह से बात करेंगे। जबकि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन दैट इज मोर स्ट्रक्चर्ड, मतलब पहले से उसका स्ट्रक्चर, माड़खू वो रेडी होता है, एंड इट फॉलोस दैट स्पेसिफिक फॉर्मेट। मतलब फॉर एग्जांपल मेल कर रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे डियर सर, डियर मैडम, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सैल्यूटेशन लिखेंगे, जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो लिखेंगे। मतलब उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो फिक्स होता है, उसी को फॉलो करता है। जबकि कम्युनिकेशन, नॉर्मल कम्युनिकेशन इज लेस स्ट्रक्चर्ड। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशन। इंटरपर्सनल रिलेशन मतलब जो लोग हैं उनके आपस में रिश्ते कैसे हैं उसके ऊपर वो कम्युनिकेशन करेंगे। मतलब अगर कोई आपकी बैच का ही स्टूडेंट है जो आपका अच्छा दोस्त है तो आप उसके साथ बातें करेंगे, अगर आपकी बैच का ही कोई स्टूडेंट जो कि आपका दोस्त नहीं है तो आप उसके साथ नॉर्मल बातें नहीं करोगे। जबकि बिजनेस कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, मतलब आपके जो सुपीरियर है या आपके जो सबऑर्डिनेट है, अब उसके साथ आपके अच्छे रिलेशन हो या ना हो, आपके पहचान के हो या ना हो, बट आप उनके साथ बिजनेस कम्युनिकेशन करेंगे ही। एंड
सेवंथ अकरिंग, तो इट अकर्स आउटसाइड द परव्यू ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, मतलब बिजनेस एक्टिविटी के बाहर होता है, क्योंकि अगर बिजनेस एक्टिविटी में होता है तो वो तो बिजनेस कम्युनिकेशन होता। तो बिजनेस कम्युनिकेशन अकर्स थ्रू इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस एक्टिविटी, मतलब बिजनेस एक्टिविटी में जो कम्युनिकेशन होता है वो बिजनेस कम्युनिकेशन होता है, और बिजनेस एक्टिविटी के बाहर का जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। क्लियर? यहां पर दोस्तों हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये टॉपिक आगे समझना अच्छा लग रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूं अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, अपने कमेंट दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप या आपके जो भी फ्रेंड्स है वो कॉमर्स स्ट्रीम के अलग अलग कोर्सेज के लिए बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो साहस इंस्टीट्यूट में डिफरेंट स्टडी ऑप्शंस हैं, जिसमें ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन लाइव मोड में एंड साहस एप्लीकेशन मोड पर बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन लोवेस्ट फीस पर हर एक लेवल के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के दिया जाता है। तो आप और आपके सारे के सारे फ्रेंड्स इसका बेनिफिट जरूर से लें। चलिए आगे हम लोग हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, मतलब कैसे स्टेप टू स्टेप बिजनेस कम्युनिकेशन होता है। यहां पर टोटल 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने। देखो पॉइंट जो है, टाइटल जो याद रहने चाहिए, ऊपर जो डिफरेंस देखा तो उसके अंदर 7 पॉइंट हमने डिस्कस किए, तो 7 पॉइंट आप याद रखोगे, फिर आप एग्जाम में कोई भी 4-5 भी लिख पाते हो तो चलेगा, डिपेंड के कितने मार्क्स में पूछा है। देखो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, व्हेन द बिजनेस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस एट अ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल through internal and external business activities, it is known as organizational communication। क्या बोला है कि जब बिजनेस कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर होता है फॉर इंटरनल मतलब बिजनेस की अंदर की एंड एक्सटर्नल एक्टिविटी, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। नाउ अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, याद रखना दोस्तों क्या कहा है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हेल्प्स द स्टेक होल्डर अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर, मतलब जितना जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा उतना जो स्टेक होल्डर मतलब दूसरे लोग जो है जो कि बिजनेस के साथ इन्वॉल्व है वो लोग अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। एंड पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है देन देयर विल बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द फंक्शनल डिवीजन व्हिच स्लोज डाउन द डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेस एंड क्रिएट्स अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वीक होगा तो कौन किसको क्या कम्युनिकेट करेगा, क्या इंफॉर्मेशन देगा, ये सब चीजें अनक्लियर होगी तो डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट हो जाएगा और झगड़े और बढ़ जाते हैं। तो यहां पर अब इंपॉर्टेंट चीज आई, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कम्युनिकेशन, और यहां पर ही हमने देखा कि जितना स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा ऑब्वियस है कि कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन उतनी ही अच्छे तरीके से पास ऑन होगी, बिकॉज दिस फॉर्म्स द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कम्युनिकेशन टू बी कैरिड आउट इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। मेन वर्ड ये याद रखना है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उसको हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब वो किस तरह का होता है, तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आपको याद रखना है चेन ऑफ कमांड, एक लाइन के कौन सुपीरियर होगा उसके अंडर में कौन आएगा, उसके अंडर में कौन आएगा, उसके अंडर में कौन आएगा, मतलब चेन ऑफ कमांड, एक लाइन कमांड यानी कि पावर की। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन है अ पिरामिडिकल स्ट्रक्चर, जो कि आपको पता ही है, आप ये चीज पढ़ के आए हो। पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, बॉटम लेवल मैनेजमेंट, ये आपको पता ही है। where the chain of command is continued line up authority from top level to bottom level। this is very important, जो हमें पता है कि टॉप से लेके बॉटम तक क्या होता है, कम्युनिकेशन यानी कि इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। कम्युनिकेशन either formal or informal flows smoothly when chain of command is followed। अगर चेन ऑफ कमांड फॉलो हो रहा है कि टॉप मैनेजमेंट है वो मिडल को इन्फॉर्म करेगा, मिडल बॉटम को, सिमिलरली अगर बॉटम वालों को कुछ रिपोर्ट सबमिट करवाने या कुछ कंप्लेन है तो वो मिडल को करेंगे, मिडल वाले टॉप तक इन्फॉर्म करेंगे। तो अगर ये चेन ऑफ कमांड प्रॉपर फॉलो हो रहा है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव तरीके से हो सकता है, बिकॉज दिस ब्रिंग्स क्लैरिटी इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिफाइंस हु रिपोर्ट्स हुम। चेन ऑफ कमांड से ये पता चलेगा कि कौन किसको जवाब देगा। टॉप वाले जो है वो ऑर्डर मिडल को देंगे, मिडल वाले बॉटम को देंगे, बॉटम वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी होगी उसका आंसर वो देंगे मिडल वालों को, और मिडल वाले आंसर देंगे टॉप वालों को। तो ये क्या होता है कि क्लैरिटी इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगा, एंड कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये चीज चेन ऑफ कमांड से क्लियर होता है। तो पहला आया चेन ऑफ कमांड। देन सेकंड इज स्पान ऑफ कंट्रोल, मतलब कितना कंट्रोल करेगा कोई एक
अपने अंडर में कितने लोगों को कंट्रोल करेगा? तो स्पान ऑफ कंट्रोल इज systematize the management between the superiors and subordinate, determines the number of subordinate a superior can effectively manage। मतलब कि ये एक सुपीरियर है, तो ये सुपीरियर के अंडर में वो कितने सबॉर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है कि भाई एक बंदा जो है वो इफेक्टिवली 7 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को कंट्रोल कर सकता है। अभी एक बंदा जो है वो 500 लोगों को कंट्रोल करेगा डायरेक्टली, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये स्पान ऑफ कंट्रोल ये डिफाइन करेगा कि एक सुपीरियर के अंडर में कितने सबऑर्डिनेट्स रहेंगे। A span of control determines the scope of influence of the team leader, and a team leader will have a narrow span of control while a CEO will have a wider span of control। मतलब ऑब्वियस है कि जितना टॉप लेवल पर होगा उसके अंडर में तो ये सारे लोग आते ही होंगे। तो एक टीम लीडर है वो सिर्फ अपनी टीम के जो लोग हैं उसको कंट्रोल कर सकता है, बट फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंटल लीडर होगा, वो डिपार्टमेंटल लीडर जो सभी टीम लीडर्स है उनको भी कंट्रोल करेगा और उसके अंदर जो टीम मेंबर्स है उनको भी कंट्रोल करेगा। वो डिपार्टमेंटल हेड के ऊपर फॉर एग्जांपल जनरल मैनेजर है या सीईओ है, तो वो सीईओ सबको कंट्रोल करेगा। मतलब जितनी हायरार्की में आप ऊपर की पोजीशन पर होंगे उतने ज्यादा लोग आपके कंट्रोल में आएंगे। मतलब हायर द पोजीशन वाइडर द स्पान ऑफ कंट्रोल। क्लियर? देन थर्ड पॉइंट इज सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण, एकत्रीकरण। मतलब पावर कितना किसी एक पर्सन या एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। तो देखिए क्या कहा है यहां पर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज सेंट्रलाइज्ड व्हेन द डिसीजन मेकिंग पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड एट वन पॉइंट। मतलब एक पर्सन के पास ही सारे के सारे पावर्स है, सारे के सारे कंट्रोल्स उसी के पास है। मैं ही राजा, मैं ही मंत्री, जो मैं बोलूंगा वही होगा। मतलब सेंट्रलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि एक जगह पर सारे की सारी ऑथोरिटी, सारे के सारे पावर्स जो है वो इकट्ठा हुए, तो उसको बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। इन अदर वर्ड्स द हेड ऑफ द ऑफिस और अ फ्यू डायरेक्टर्स और मैनेजर विल रिटेन, कीप, मैनेज द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर। मतलब कुछ गिने चुने लोगों के पास सारे के सारे पावर्स है, तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। जबकि उसका ऑपोजिट जो होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या होगा कि जो सुपीरियर है वो अपने पावर्स को अपने अंडर में दूसरे लोगों को दे देता है कि देखो मेरे पास ये पावर था पर ये पावर मैं आपको दे देता हूं। तो इसको क्या बोला? डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब सारे के सारे पावर एक पर्सन या कुछ पर्सन के हाथ में नहीं है, पावर्स को सब लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन विल एक्सटेंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर स्पेसिफिक डिसीजन अमॉन्ग वेरियस सबऑर्डिनेट्स। फॉर एग्जांपल वेरियस फ्रेंचाइज बिजनेस लाइक KFC, मैकडॉनल्ड्स, वेस्ट साइड स्टोर decentralize the organization, जबकि communication tends to be more democratic in decentralized than a centralized one। मतलब जहां पर डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा वहां पर जो कम्युनिकेशन है वो ज्यादा डेमोक्रेटिक होगा, मतलब जो लोग चाहेंगे वो होगा। बट अगर सेंट्रलाइज्ड है तो जिसके पास पावर है वो जो मानेगा वही चाहे होगा, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसा हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर सेंट्रलाइजेशन मतलब जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो एक ही जगह पर कंट्रोल है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। देन स्पेशलाइजेशन, तो देखो इसमें क्या कहा है, हेनरी फोर्ड इन हिज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेमोन्स्ट्रेटेड दैट स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉइज परफॉर्म मोर इफेक्टिवली। मतलब जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है वो बंदा वही काम करे। क्यों? क्योंकि उसकी उस चीज में एक्सपर्टीजम है। अब वो बंदे को हम रखते हैं दूसरा कोई बंदा जिसको वो काम करना अच्छा नहीं है या उसकी एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो उतना अच्छा तो नहीं कर पाएगा। तो यहां पर यही कहते हैं कि जो स्पेशलाइजेशन है वो फॉलो करेंगे, जो बंदा जिस चीज में एक्सपर्ट है वो काम वही बंदा करेगा ताकि वो अपना बेस्ट दे सके और ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो। Instead of an entire task being accomplished by one individual, it is better to divide the work into number of steps and allotted it to different person। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूं कि क्रिकेट टीम है, ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, विराट कोहली कैप्टन, विराट कोहली बैटिंग करेगा, विराट कोहली बॉलिंग करेगा, विराट कोहली ही फील्डिंग करेगा, वही कीपर रहेगा, सब कुछ वही करेगा, वो बहुत मेहनत करता है ना, तो हो पाएगा अच्छे से टीम इंडिया जीत सकती है? नहीं भाई, विराट कोहली आप क्रिकेट के बैटिंग पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो और बुमराह तुम बॉलिंग अच्छी करते हो तो तुम बॉलिंग पर कॉन्सेंट्रेट करो, और इस तरह से टीम इंडिया जीत सकती है। मतलब जो बंदा जिस चीज में एक्सपर्ट है वो काम वही बंदा करेगा। When a separate individual
accomplish his or her allocated specialized work at each step the result are higher productivity। मतलब हर एक लेवल पर जो बंदा एक्सपर्ट है वो काम वो करेगा तो जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसी होगी, अच्छी होगी। जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया क्रिकेट टीम का कि अगर बैटिंग है तो यहां पर सबसे पहले अच्छे बैट्समैन को ही भेजा जाएगा, भाई रोहित शर्मा या विराट कोहली या शिखर धवन, आप आगे बैटिंग करो। और जब बॉलिंग का टाइम आएगा तो क्या होगा, भाई बुमराह तुम आगे आओ या मोहम्मद शमी आप आगे आ जाओ। तो यहां पर क्या होता है कि भाई जो बंदा जो भी लेवल पर जो एक्सपर्ट है वही काम करेगा वो, तो हर एक लेवल पर हमको आउटकम कैसा मिलेगा, बेस्ट मिलेगा। In this regard, the entire perception of organizational communication underwent a major change, and today organization employs public relation officer, PRO, communication officer, front desk manager, employees who takes care of specialized kind of communication। ये कुछ खास काम का नहीं है, बट कहने की बात ये है कि कम्युनिकेशन के अंदर भी ये कर दिया है कि जो अच्छा कम्युनिकेशन कर सकता है उसी को पीआरओ बना देंगे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर या फ्रंट डेस्क ऑफिसर। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से कम्युनिकेट करता है, तो लोग आएंगे तो वो उसके साथ अच्छे से बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की एक अच्छी इमेज जाएगी। क्लियर? एंड द लास्ट वन दैट इज फॉर्मलाइजेशन। तो देखिए इसमें क्या कहा है, a formalized organization structure channelize the entire communication process by focusing and defining roles and position and not the people occupying those position। मतलब हम कई बार मूवीज वगैरह में नहीं देखते हैं भाई एक करप्ट पॉलिटिशियन होता है पर वो चीफ मिनिस्टर बन गया है या कोई भी मिनिस्टर बन गया है, तो वहां पर क्या होता है कि वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर आता है, फिर वो सैल्यूट करता है। देखा वो गुंडा जो पॉलिटिशियन बन गया वो क्या बोलेगा, देखा मैंने तुझे सैल्यूट करने पे मजबूर कर दिया ना, तो वो बोलेगा भाई मैंने तुझे सैल्यूट नहीं किया है, मैंने इस कुर्सी को, इस पोजीशन को सैल्यूट किया। ये चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है, अब तू तो कल उठ के वहां से चला जाएगा, बट मैं इस कुर्सी की रिस्पेक्ट करता हूं। मतलब पोजीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको बोलते हैं फॉर्मलाइजेशन, क्योंकि पर्सन तो क्या होते हैं, आते जाते रहेंगे, बट जो पोजीशन है उसकी वैल्यू होती है, उसकी रिस्पेक्ट होती है। चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, तो हमें पता है कि वो तो चेंज होते रहेंगे, बट वो जो कुर्सी है प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की, वैल्यू उस कुर्सी की होती है। हालांकि फिर सर मैंने तो रील देखी है, पावर कुर्सी पे नहीं उस पे बैठने वाले की होती है मेरी जान, वो भी होता है, बट वो बंदा लाइफ अमर तो है नहीं कि हमेशा वो कुर्सी पर चिपका रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। वो कुर्सी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो यहां पर हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड टॉपिक दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसमें भी आपको 10 पॉइंट्स, पॉइंट के टाइटल याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अभी। पर ये वाला जो सेशन पूरा है वो आपको देखने को मिलेगा साहस एप्लीकेशन पर, YouTube पर ओपन में यहां तक का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। एप्लीकेशन के ऊपर ये पूरा सेशन आपको देखने को मिलेगा, और सभी सब्जेक्ट के इसी तरह के एक्सीलेंट सेशन साहस एप्लीकेशन पे रखे हुए, टॉपिक वाइज स्टडी सेशन, इंटरनल एग्जाम और एक्सटर्नल एग्जाम के लिए सेपरेट रिवीजन सेशंस, जिससे कि कोई भी लेवल का स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छा रिजल्ट स्कोर कर सके। तो आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स ऐसे हैं जो साहस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना चाहते हैं इन ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन लाइव मोड या एप्लीकेशन मोड, तो आप आज से ही जुड़ सकते हैं। लोवेस्ट फीस पर बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो देखिए यहां पर जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन है, या पर्पस कहो या गोल कहो, तो वो 10 है। टाइटल याद रखना है, एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज टेक्स प्लेस। मतलब यहां पर क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन में कि इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टी से हम लोग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। देखो टाइटल याद रखना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसको आप अपनी ओन लैंग्वेज में भी थोड़ा इलैबोरेट एक्सप्लेन कर दोगे तो चलेगा। मेन कीवर्ड्स पकड़ के चलना, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहां पर ब्लू कलर की पेन से बोल्ड किए हुए ही है। अचीविंग गोल, तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या करता है, कोऑर्डिनेट्स एंड सिंक्रोनाइजेस द प्लान, वर्क एंड एफर्ट्स, जिससे कि जो हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स है वो अचीव हो सके। तो क्या क्या करता है, कोऑर्डिनेट्स एंड सिंक्रोनाइजेस क्या, प्लान, वर्क एंड एफर्ट्स। देन सोर्स ऑफ मोटिवेशन, तो फुलफिलमेंट ऑफ फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय मोटिवेट्स देम टू वर्क इफेक्टिवली। हाउएवर कम्युनिकेशन विद द employees on regular basis to satisfy their non financial needs also। मतलब कम्युनिकेशन जो होता है, देखो पैसे से वो बंदा काम करेगा, बट अगर हम उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके जो नॉन फाइनेंशियल नीड्स है वो भी सेटिस्फाई होंगे। मतलब मैं जॉब कर रहा हूं, मुझे उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं, तो मुझे कोई कुछ भी बोलेगा, गालियां देगा तो भी मैं काम करूंगा,
हो सकता है करूंगा, बट अगर मुझे कोई अप्रिसिएट करता है, अच्छे वर्ड्स कहता है, तो मुझे और अच्छा लगेगा कि देखो मुझे पैसे तो मिलते हैं बट मुझे रिस्पेक्ट मिले, मेरे काम की रिस्पेक्ट हो, वो मैं चाहता हूं। और वो मुझे यहां पर क्या होगा कि कम्युनिकेशन से मिलेगा। तो ये भी बिजनेस कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव है कि जो नॉन फाइनेंशियल नीड्स है वो सेटिस्फाई कर सके। देन प्रमोट्स अ स्पेशलाइजेशन कम्युनिकेशन practices such as managers having lunch with their employees at the time and informal chats during the breaks come handy in socializing and informational bonding. These formal or non-formal communication helps building interpersonal relationship and breaks the monotony of the routine work. मतलब सोशलाइजिंग को प्रमोट करेगा। अभी जो एम्प्लॉय है वो अपने अंडर में काम करने वाले लोगों के साथ बैठकर खाना खाएगा तो लोगों को कितना अच्छा फील होगा। इसका एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं, आपने बाहुबली 1 मूवी देखा हो तो उसके अंदर जब बाहुबली छोटा था तो जब उसको ट्रेन कर रहे थे कटप्पा और उनकी पूरी टीम, तो ऐसा दिखाते कि आप तो राजकुमार हो, आपको जो राजपाट है उसके साथ खाना चाहिए। बट बाहुबली ने क्या किया कि वो जो उनके बॉडीगार्ड्स मतलब उनकी जो सेना है कटप्पा उसके साथ जाके बैठ के खाना खाता है। तो वो कटप्पा को कितना अच्छा लगता है, यार ये राजकुमार होके मेरे साथ इतना अच्छे से प्यार से बात करता है, तो क्या होगा कि मैं कुछ भी हो जाए मैं बाहुबली को कुछ होने नहीं दूंगा। और सर उसी ने मार डाला था, वो तो मूवी है बट ये चीजें होती है। तो यहां पर अगर सोशलाइजिंग बिजनेस कम्युनिकेशन में प्रमोट होता है तो उससे हमको सही सही फीडबैक्स देखने को मिल सकते हैं। ऑल्टर्स इंडिविजुअल एटीट्यूड, ऑल्टर यानी कि चेंज, मेक एम्प्लॉइज कॉन्शियस ऑफ देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, के जो एम्प्लॉइज है उनको उनकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति अवेयर करेंगे कि देखो आप ये गलत कर रहे हो उसको ठीक करो, सही कर रहे हो तो उसको और करो। देन कंट्रोलिंग द कम्युनिकेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द फंक्शन एंड मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग the functions and management of the organization, and feedback is one of the mean of establishing the control. कंट्रोल एस्टैब्लिश करने का एक अच्छा रास्ता होता है फीडबैक लेना, क्योंकि फीडबैक लेंगे तो पता चलेगा कि कहां पर क्या चेंज करने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है। देन सेवंथ इज प्रिपेयरिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। प्लानिंग इज द ब्लूप्रिंट, ये आप आगे पढ़ चुके हो, आयोजन, blueprint of attaining the organizational goal, and planning and execution of the plan takes place through discussion. अभी देखो जो प्लानिंग एंड मेन वो प्लान का एग्जीक्यूशन होना मतलब कंप्लीट होना वो डिस्कशन, मीटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग इसी से होता है जो कि कम्युनिकेशन से ही हो सकता है। क्लियर? देन ये सारी चीजें बीच के सेंटेंसेस आप पढ़ोगे बट मैं अभी आपको मेन पार्ट करवाऊंगा। मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको लाइन टू लाइन सारी चीजें समझनी है तो डिटेल टॉपिक वीडियोस अवेलेबल है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो देखो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कम्युनिकेशन करने से ही सॉल्व हो सकता है। तो सिंपल सी बात है कि बिजनेस कम्युनिकेशन करने से जो इंडिविजुअल के या ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। तो यहां पर प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय पॉजिटिव एटीट्यूड, कोऑर्डिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टेक्निक्स, नेगोशिएशन, ये सब में क्या होता है कम्युनिकेशन ही किया जाता है, विच आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। देन एनहांसिंग एम्प्लॉइज सेटिस्फैक्शन, कम्युनिकेशन करने से एम्प्लॉय का जो सेटिस्फैक्शन होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन हम जिसे कहते हैं कि यार मुझे ये काम करके अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल सास इंस्टीट्यूट पे सारे टीचर्स आपके लिए एफर्ट्स डालते हैं, काम करते हैं और आप ये कहते हो सर आप लोग सच में बहुत अच्छे एफर्ट्स डालते हो, बहुत बढ़िया फैसिलिटीज देते हो, हमको पढ़ने में अच्छा सपोर्ट मिलता है, तो हमको क्या लगेगा कि यार हमारी जॉब, हमारा काम देखो कितना अच्छा है, लोग हमारी काम की कदर करते हैं। तो जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एम्प्लॉय को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ये भी जरूरी है। एंड इंप्रूविंग इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, देखो कम्युनिकेशन से जो इमेज है वो बाहर लोगों के साथ एक बनेगी। भाई देखो टाटा, टाटा मींस ट्रस्ट, ये एक इमेज लोगों के माइंड में आ गई है। या फिर फॉर एग्जांपल साहस एप्लीकेशन है तो बीकॉम के एजुकेशन के लिए बेस्ट फैसिलिटी सबसे कम फीस पर, तो इसके लिए जरूरी है कि लोगों तक, स्टूडेंट्स तक हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, कम्युनिकेशन करना। आप मेरे कोई वीडियोस देखते होंगे या इंस्टाग्राम पे ऊपर कोई पोस्ट या रील्स देखी होगी, जिससे क्या होता है कि जो इमेज होती है वो बनती है सामने वाले के माइंड में, जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन से ही होती है। क्लियर? तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस कम्युनिकेशन का वो कंप्लीट हुआ। दिस इज स्मॉल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो देखो बिजनेस कम्युनिकेशन इज ऑल परवेजिव एंड इनएविटेबल।
परवेजिव का मतलब होता है एवरीवेयर, मतलब ये हर जगह पर होता है। एंड इनएविटेबल मतलब खूब जरूरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी होना, ठीक है, उसके यहां पर एग्जांपल्स है। देन गोल ओरिएंटेड मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन करने का हमारा कोई स्पेसिफिक गोल होता है जिसको अचीव करने के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन किया जाता है। देन टाइम बाउंड मतलब स्पेसिफिक टाइम में ये किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे आपको एफईसी का रिवीजन करवाना है तो आपकी एग्जाम खत्म होने के 2 महीने के बाद करवाऊंगा तो नहीं सर, टाइम बाउंड है, एग्जाम से पहले रिवीजन करवाओ। देन डायनामिक, डायनामिक मतलब बहुत सारी चीजें होती है। चेंजेस मतलब स्टाइलिश है ऐसा समझो, स्टाइल एंड चेंज की जरूरत के हिसाब से चेंज होगा। देखो फ्लेक्सिबल मतलब चेंज हो सके, सॉरी यहां पर चेंज हो सके वैसा, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल एंड एवर चेंजिंग, ठीक है। देन कंटिन्यूअस मतलब ये क्या होगा, कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं कि एक बार किया और खत्म हो गया, कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा। देन बेस्ड ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। एंड लास्ट वन फ्लोज इन अ फिक्स डायरेक्शन, या तो बॉटम से टॉप यानी कि अपवर्ड होगा या तो फिर डाउनवर्ड होगा, जहां पर ऊपर से नीचे पास होगा, तो इसका डायरेक्शन कैसा होता है, फिक्स होता है। क्लियर। देन फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बहुत सिंपल सा है। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, मेन वर्ड याद रखना, मेन वर्ड ही याद रखना है। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही लोग। फॉर एग्जाम्पल दिस इज साहस इंस्टीट्यूट, और साहस इंस्टीट्यूट के ही ये सब अलग अलग लोग हैं जो कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। जबकि इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में क्या होगा कि ये साहस इंस्टीट्यूट है, फॉर एग्जाम्पल ये एक यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जाम्पल महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ वडोदरा है, इसके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किसी के साथ भी, तो उसको हम कहेंगे इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, देखो लिखा है अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज। क्लियर। देन द नेक्स्ट सिक्स्थ टॉपिक इज फॉर्मल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें भी बहुत सिंपल है, ये खास याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है चेन नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। देखो याद रखना कि जो फॉर्मल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन है उसके अंदर 3 अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। पहला चेन, देन सेकंड सर्कल एंड थर्ड व्हील नेटवर्क। डायग्राम भी ड्रॉ करना है और ये लिखना भी है। तो चेन में क्या होगा कि मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, बी जो है वो सी को इंफॉर्मेशन पास करेंगे, सी जो है वो डी को इंफॉर्मेशन पास करेंगे एंड सो ऑन। मतलब एक दूसरे के साथ कौन किसको इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा ये फिक्स है। जबकि यहां पर जो सर्कल है उसमें क्या होगा कि एक सेंट्रलाइज्ड पर्सन होगा, फॉर एग्जांपल ए, तो ए एंड बी एक दूसरे के साथ ही कम्युनिकेशन करेंगे। ये सी है तो ए एंड सी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, ए एंड डी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे सर्कल में। ऐसा नहीं होगा यहां पर कि जो डी है ना, ये डी वाला इसके बी के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें सर्कल एक सेंटर में एक है, वही सब लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। एंड लास्ट वन इज व्हील या ऑल चैनल, जिसमें कोई भी पर्सन किसी के भी साथ कम्युनिकेशन करता है, ए बी सी डी ई। अभी ए को डी के साथ कम्युनिकेशन करना है, डी को सी के साथ या बी के साथ या ई के साथ, जिसको जिसके साथ कम्युनिकेशन करना है वो कर सकता है। किसमें, व्हील या ऑल चैनल कम्युनिकेशन में। तो पहला चेन एग्जांपल देना है, ए विल पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू बी, बी विल पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू सी, सी टू डी एंड सो ऑन। जबकि जो सर्कल है उसमें क्या होगा, ए will communicate with B and B will communicate with A. A will communicate with C and C will communicate only with A. A will communicate with D and D will communicate with A only. Clear? इसके मेरिट्स जो है वो आप लोग रीड कर लोगे। मेन चीज है कि ये 3 फॉर्मेट को समझना, चेन, सर्कल एंड व्हील। एंड द लास्ट टॉपिक दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। अभी जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो 2 तरह के होते हैं। फॉर्मल मतलब ऑर्गेनाइज्ड, तो अब जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है तो क्या होगा कि या तो टॉप मैनेजमेंट, ये टॉप मिडल और ये बॉटम लेवल है, तो टॉप से इंफॉर्मेशन नीचे आएगी, वर्टिकल। देखो पहला वर्टिकल कम्युनिकेशन है,
तो वर्टिकल कम्युनिकेशन में या तो अपवर्ड होगा, अपवर्ड मतलब बॉटम लेवल से टॉप लेवल तक जाएगा इंफॉर्मेशन, देखो लोअर लेवल टू हायर लेवल, जबकि डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे आएगा। यहां पर देखो टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक इंफॉर्मेशन आती है, फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल, तो उसको बोलेंगे डाउनवर्ड। तो वर्टिकल, वर्टिकल मतलब सीधा, तो उसमें दो तरह से हो सकता है, या तो अपवर्ड नीचे से ऊपर जाएगा, या डाउनवर्ड ऊपर से नीचे आएगा। जबकि जो दूसरा है दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल पर, कि जो लोग सेम लेवल पर है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अलग अलग मैनेजर्स है, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, ये सब अपने अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर, और वो लोग एक दूसरे के साथ बात करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जिसमें और तीसरा जो है दैट इज डायगोनल कम्युनिकेशन और क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन, जिसमें क्या हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट का हेड अभी उसके नीचे ही आने वाले के साथ कम्युनिकेशन करे, जरूरी नहीं है, किसी और डिपार्टमेंट के जो सबऑर्डिनेट्स है उसके साथ भी कम्युनिकेशन कर सकता है। मतलब जो एचआर मैनेजर है, वो एचआर मैनेजर सेल्स मैनेजर के अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उसके साथ भी कम्युनिकेशन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। एंड द लास्ट वन, इसके बारे में भी जरा समझ लो, इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, या जिसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। ग्रेप वाइन इसलिए, ग्रेप वाइन मतलब द्राक्षनोवेलो, उसकी खास बात यह है कि वो कोई भी डायरेक्शन में ग्रो होता रहता है, मतलब कहीं पर भी किसी के भी साथ कम्युनिकेशन हो जाएगा, जो कि बेस्ड होता है पर्सनल रिलेशन के ऊपर। मतलब जिसको जिसके साथ अच्छा लगेगा वो उसके साथ कम्युनिकेशन करेगा। क्लियर? तो यहां पर कौन कौन से अलग अलग टाइप है वो समझ लो। तो पहला है सिंगल स्ट्रैंड चेन, मतलब कोई एक बंदा इंफॉर्मेशन कहीं से लेगा और वो दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, पांचवा छठे को पास ऑन करता जाएगा। एक बंदा एक को पास करेगा, देख मैं एक सीक्रेट बताता हूं, किसी को बताना नहीं हो, और बोला, अभी वो दूसरे को बोलेगा देख एक सीक्रेट बताता हूं, किसी को बोलना नहीं हो, फिर वो तीसरे को बताता है, तो ये क्या हुआ? सिंगल स्ट्रैंड चेन। जबकि ये क्या है? गॉसिप चेन। गॉसिप चेन में क्या होगा कि भाई एक बंदे को कोई इंफॉर्मेशन मिली, लड़कियां करती है ना, यहाँ 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 बताने को हुआ, देखो ऐसा इसका है ना, इसके साथ चक्कर चल रहा है, तो एक पर्सन बाकी सभी लोगों को इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, तो उसको बोलेंगे गॉसिप चेन। प्रोबेबिलिटी चेन क्या है? प्रोबेबिलिटी चेन के यहां पर जो एक पर्सन है उसके सामने जो भी लोग आते हैं वो अपनी पसंद के सिलेक्टेड लोगों को पास ऑन करता है इंफॉर्मेशन। वन पर्सन पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू फ्यू सिलेक्टेड पर्सन। जबकि क्लस्टर चेन में क्या होगा कि एक पर्सन के कांटेक्ट में जो भी आता है ना वो सबको बता देता है। देखो इसके कांटेक्ट में दो लोग आए तो दोनों को बता दिया, इसके कांटेक्ट में आगे 5 लोग आते हैं तो पांचों के 5 को बता देगा, इसके कांटेक्ट में आगे 2 लोग आए तो वो उसको पास ऑन करेगा, तो उसको बोलेंगे क्लस्टर। मतलब एक पर्सन उसके कांटेक्ट में आने वाले सभी लोगों को इंफॉर्मेशन पास ऑन करे। जबकि प्रोबेबिलिटी में क्या है कि एक पर्सन उसके कांटेक्ट में आने वाले लोगों में से अपने सिलेक्टेड लोगों को इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है। तो सिंगल स्ट्रैंड चेन, गॉसिप में एक पर्सन सबको बताता है, देन प्रोबेबिलिटी चेन में एक पर्सन अपने फ्यू सिलेक्टेड लोगों को पास ऑन करता है, एंड क्लस्टर चेन के अंदर एक पर्सन उसके कांटेक्ट में आने वाले जितने भी लोग हैं उसको इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है। तो यहां पर दोस्तों हमारे ये थर्ड यूनिट का रिवीजन कंप्लीट हुआ। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। काफी टाइम, कम टाइम के अंदर हमने ये चीजों को कवर किया है, तकरीबन आधे घंटे के अंदर ये पूरा यूनिट कवर कर दिया है। बट इसको डिटेल वाले जो मटेरियल है हमारे उसमें से भी एक बार जरूर से पढ़ना, कीवर्ड्स याद रखने हैं और डिटेल वाली चीजों को पढ़ना है ताकि आप प्रॉपर सेंटेंसेस बना के लिख सको। और इसी तरह के और एक्सीलेंट एजुकेशन के लिए अपने सारे दोस्तों को जरूर से सजेस्ट करो कि वो साहस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े, ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन लाइव मोड या एप्लीकेशन मोड पे। हमको भी अच्छा लगेगा, जैसे हमने कम्युनिकेशन में कहा कि अगर हम लोग अच्छे एफर्ट्स डालते हैं तो आप भी ये इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाओगे तो हमको प्राउड फील होगा और हम भी और अच्छे से आपको एजुकेशन देने के लिए एफर्ट्स डालते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।